मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स बेसिक्स। क्या पूछता है क्वेश्चन में? पूछता है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान दो, कौन सा प्लेन है? अभी 3D प्लेन नहीं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। खाली एक्स वाई प्लेन में आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है, यानी कि उसके अंदर कंपोनेंट्स खाली आई कैप और जे कैप रहेगा, के कैप नहीं आएगा, क्योंकि खाली एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है एक्स वाई प्लेन में। वो यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए? इट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। बाकी का बचा हुआ 60 डिग्री रह गया ना। एक्स और वाई प्लेन के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो वाई एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब रफली मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। क्या होता है, बच्चों को ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है इस चैप्टर, क्योंकि 3D चैप्टर है ये सारा। तो मैं आपको समझाती हूँ अभी। देखो, एक्स वाई प्लेन है, तो हम सिर्फ इतना ऐसा प्लेन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस। इसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, लेकिन सिर्फ एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। अब वो कहते हैं एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी एक रैंडम एक वेक्टर हो गया, लेट दिस बी द ओरिजिन, और ये वेक्टर, ये पॉइंट पी ले लिया, ओपी वेक्टर मान लो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी लेंथ हो गई 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमें एक बताना है एक्स वाई प्लेन में, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसा ही दिया हुआ है, तो हमारा यूनिट वेक्टर हम आर से डिनोट कर देते हैं सपोजिंग। तो वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर तभी होता है, यहाँ पे क्या है, आप कोसाइंस ले लो, डायरेक्शन कोसाइंस बताया था। डायरेक्शन कोसाइंस अगर ले लेते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ये भी डायरेक्शन कोसाइंस ले लो। अगर हम डायरेक्शन को साइंस ले लेते हैं, वैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन रेशियोज अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस ले लेते हैं, तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन को साइंस क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लो। मतलब हमने किया था ना, जो एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो वेक्टर। बीटा क्या होता है? जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। गामा क्या होता है? जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो अभी यहाँ पे जेड एक्सिस तो है ही नहीं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐसे ही लेते थे ना हम डायरेक्शन को साइंस, या फिर एल एम एन उनके नोटेशंस होते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो डायरेक्शन को साइंस हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा फॉर्म में लेते हैं। जहां पे अल्फा क्या होता है? वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और बीटा वो जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? वो 30 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल वाई एक्सिस के साथ, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि टोटल एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये, तो वाई एक्सिस के साथ बनाएगा 60 डिग्री। तो ये हुआ आपका cos 60 डिग्री। बस अब आप वैल्यूज डालो, तो ये यूनिट वेक्टर भी हो गया, और ऐसा यूनिट वेक्टर सच दैट कि वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो cos 30 डिग्री हमारा हो गया √3/2, तो √3/2 आई हो गया, और cos 60 डिग्री हमारा हुआ 1/2, 1/2 जे। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, इसके कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज तो लगभग हमारा यही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर कंपोनेंट समझते हो? आई जे के से पहले जो होते हैं उनको स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो और मैग्नीट्यूड भी निकालना है ऑफ द वेक्टर। किस वेक्टर का?
जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको इन जनरल दिए हुए हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक है, चलो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है ये भी। पहले एक पी क्यू वेक्टर हम जनरेट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2। अब अगर हम पी क्यू वेक्टर को जनरेट करेंगे तो पी क्यू वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, कंपोनेंट वाइज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, पहले क्यू का आएगा फिर पी का आएगा, तो x2 माइनस x1 आए प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो उसने एक तो स्केलर कंपोनेंट्स मांगे थे और मैग्नीट्यूड मांगे थे। स्केलर कंपोनेंट्स हो गए हमारे ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो स्केलर कंपोनेंट्स आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, एक लंबा चौड़ा सा हमारा बनेगा। क्या करते हैं हम, x i j k के कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये सिंबल हो गया उसका, इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे आगे तो कुछ सॉल्व होएगा ही नहीं, बस ये लिख के छोड़ देंगे हम यहीं पे, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है तो हम भी एज इट इज छोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, सो आई एम गिविंग लेस टाइम टू ईच ऑफ द क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो इसमें तो बीच में मेरे को इंटरप्ट करके पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है तो उसको अभी नहीं कर रहे हैं, आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। फोर्थ वाला इज इफ a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कुछ कि a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का सम हुआ। सम में हमने दो तरीके के किए थे, एक तो ट्राइंगुलर सम किया था और एक पैरेललोग्राम वाला सम किया था। ठीक है, अब वो कहता है अगर ऐसी सिचुएशन है देन इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये भी है कि हम ऐसे कुछ तीन वेक्टर सोचें, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, सच दैट बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम ए वेक्टर के बराबर आए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ना आ पाए। तो ये हो गई इसकी जस्टिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल तब ढूंढने में दिक्कत होती है जब एक दो एग्जाम्पल्स हो, कुछ स्पेशल केसेस हो, वो लिखने हो, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बी वेक्टर में नेगेटिव्स लेने शुरू कर दोगे या सी में माइनस आए माइनस के ऐसे कुछ, ठीक है, तो ऐड करोगे तो वो जो आएगा वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता है। मतलब तुम प्रैक्टिकली इसको करके देखोगे, कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सर्च करोगे तो ज्यादा क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा। और वैसे मैं तुम्हें एक इसका एक दूसरी तरीके से भी जस्टिफिकेशन देती हूँ। एग्जाम्पल देना है तो वो तुम देख सकते हो खुद अपने आप, बहुत आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम ऐसे ले सकते हो। और एक दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन देती हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के सम के बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि ये ट्रू नहीं है। ऐसा जस्टिफिकेशन देना है ना हमें कि ये ट्रू नहीं है। चलो, तो देखो अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे लेती हूं, अब वो कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम है ए वेक्टर। ठीक है, मैं जाती हूं यहां से, सम कैसे सिखाया था, ऐसे ही सिखाया था, जहां से शुरू हो फिर वहीं से आगे जहां पे खत्म हुआ वहीं से दोबारा आगे चलो। तो ये ले लिया बी वेक्टर और ये ले लिया सी वेक्टर, इनका सम क्या होगा, ए वेक्टर जो कि होगा जहां से मैंने शुरू किया ना वही इनिशियल पॉइंट रहेगा, और जहां पे इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट रहेगा इनके सम का। तो ए वेक्टर हुआ ऐसे, उसका एरो बनेगा ए से लेके सी पर।
तो यहाँ पे अब मैं लिख सकती हूँ कि बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम हुआ ए वेक्टर। ये तो मैंने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बना दिया। अब मैं चेक करूंगी क्या ये दूसरी वाली कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, पहले इस चीज को अपने दिमाग में एक बार क्लियर कर लो। सम इसके लिए आना जरूरी था, जो मैंने सिखाया था मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। सम हमने कैसे किया था, एक ट्राइंगल है, उसमें वेक्टर की डायरेक्शंस कैसी होनी चाहिए। भाई मान लो दो वेक्टर्स का सम करना है, उसमें से एक वेक्टर, पहला वेक्टर जहां से शुरू हो रहा है और वहां जहां पे टर्मिनेट हो रहा है वहीं से अगला वेक्टर शुरू हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा। ये देखो पूरा साइक्लिक है, जैसे बी चला वैसे ही सी चला, साइक्लिक हो गया। तो इनका सम कैसा होगा, जो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वो ए का इनिशियल पॉइंट रहेगा और जो सी वेक्टर का फाइनल टर्मिनल पॉइंट है वो ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट रहेगा। तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर का सम क्या होगा, ए सी वेक्टर। ऐसे ही किया था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम क्या है, ए वेक्टर। चलो, अब गिवन कंडीशन तो हमने बना ली। नाउ लेट अस चेक क्या ये इसमें ट्रू है। तो अब ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे मान लो ए वेक्टर इस तरीके से है या बी वेक्टर ऐसा है, सी वेक्टर ऐसा है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा। यहाँ पे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या होता है। जैसे ए वेक्टर है ए सी, बी वेक्टर क्या है ए बी, बी सी वेक्टर क्या है सी वेक्टर क्या है बी सी। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ए सी की लेंथ है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए सी की लेंथ कितनी है। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ए बी की लेंथ कितनी है। ऐसे ही बी सी की लेंथ क्या है, सी का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सब क्या हो, ये लेंथ हो गई। तो अब देखो ट्राइंगल में क्या दो साइड्स की लेंथ का सम एक तीसरी साइड होता है। इज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द थर्ड साइड। नहीं, हमने तो ये पढ़ा है ना, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पढ़ा है ना, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम कर लो, कोई भी दो साइड्स का सम कर लो तो हमेशा तीसरी साइड से वो बड़ा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये रिजल्ट है। तो इक्वल टू तो किसी भी केस में आ ही नहीं रहा, इक्वल तो होता ही नहीं। ये तो ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई हो रहा है इस पे, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये चीज ट्रू है, ना कि वो इक्वल है, इट इज ग्रेटर। आई बात समझ में। सुमित रोनित समझ में आया। हाँ ना बोल दो यार एक बार, ना बोल दो चाहे यस, ओके आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आगे चलते हैं। तो वही मैंने कहा था, ये मिसलेनियस के लिए चाहिए कंसेप्ट्स। चलो आगे देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले यूनिट वेक्टर को ध्यान दीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, है ना। कोई भी एक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो अलग तरीका था, कैप लगा देते हैं उसके ऊपर और कैप निकालने का तरीका अलग हुआ करता है। यहाँ पे तो खाली ये कह रहे हैं यूनिट वेक्टर इसने दे दिया, वो कह रहा है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी सी स्पेस में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर इज गिवन टू बी, इसको वो यूनिट वेक्टर कहता है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ओपन कर लो, वो देखते हैं ये एक्स कैसे। ओपन कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो वेक्टर की ऐसे होती है ना, आई कंपोनेंट अलग होता है, जे का अलग होता है, फिर के का अलग होता है। अब ये हुआ एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म।
एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म हुआ, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, चलो इसको कुछ नाम रख देते हैं, बोलना आसान रहेगा, ए वेक्टर या आर वेक्टर रख देते हैं। तो आर वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ 1। यही मतलब है, यही तो चीज दी हुई है ना क्वेश्चन में, और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो इसी का यूज करना है हमें कि मैग्नीट्यूड हुआ 1। तो चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का? अब तक आपका दिमाग इतना चल गया होगा कि आप फाइनल स्टेप तक पहुंच गए, 2-3 स्टेप्स आपने कर लिए होंगे आगे के भी, तो इसलिए मैं फटाफट चलती हूँ। आई एम ईटिंग द स्टेप्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x टू बी एज प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। डोंट फॉरगेट टू पुट प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो x की वैल्यू हुई यहाँ पे प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। और अगर वेक्टर पूछा जाए तो ये वेक्टर क्या बनेगा, तो प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आए। खाली ऐसे मत लिखना कि पूरा ब्रैकेट में जैसे x की वैल्यू फिल करके पूरा वेक्टर लिखो, i का अलग, j का अलग, 1 बाय रूट 3 j प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 के, ये वो वेक्टर बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, बुक में से देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ठीक है, इस बात को तो अभी भूल जाओ, आगे देखो। बेसिकली हमें तो क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। अब सबसे पहली बात तो ये बच्चा जिसकी बुक है मेरे पास, उसने ये बात लिखी हुई है यहाँ पे बहुत अच्छे से, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि रिजल्टेंट मतलब क्या होता है। बच्चों को ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता। जैसे हमने हिंदी में किए थे या इंग्लिश में करते हैं कि कोई भी एक वर्ड होता है उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, मतलब एक वर्ड के ही मीनिंग के कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये रिजल्टेंट मतलब होता है सम। सम का दूसरा नाम है रिजल्टेंट। जब भी रिजल्टेंट लिखा हो इट मीन्स सम। तो वो कहता है हमें एक वेक्टर निकालना है विच इज पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर जो दिए हुए हैं, देखो बड़े प्यारे से आपको दिए हैं, कंपोनेंट वाइज ओपन करके सिंपल सीधे से आपको दिए हुए वो वेक्टर्स। तो हमें एक वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो इनके सम के। तो पहले इसका सम निकालेंगे, ठीक है। चलो सम निकालते हैं, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखते हैं, फिर मैग्नीट्यूड की कहानी भी आपको बताऊंगी। और वैसे तो वैसी चीजें हमने करी हुई हैं पहले, बट स्टिल यहाँ पे मैं दोबारा बता दूंगी। और बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका पहले निकालते हैं हम सम, जो कि आपको आता है आसानी से। हम कंपोनेंट वाइज इसको ऐड कर देते हैं, माइनस के प्लस के तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसके पैरेलल निकालना है, तो और देखो पैरेलल निकालना है और मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर उसको मैग्नीट्यूड, क्योंकि 5 बनाना है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 1 का निकालेंगे। तो फिर 5 मैग्नीट्यूड का निकालने के लिए क्या करेंगे, उस 1 वाले यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते हैं। अब मैं समझाती हूँ। 5 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसको नाम दे दिया सी कैप। इसके पैरेलल चाहिए मुझे वेक्टर, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो कोई भी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम कैप निकालते हैं ना, तो यानी कि सी का कैप निकालेंगे हम। दिस इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर। ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो सी वेक्टर के अलोंग है, यानी कि ए और बी के रिजल्टेंट के अलोंग है। ठीक है, तो सी कैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो पहला स्टेप तो मेरा ये रहेगा। उसके बाद क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे तो 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो वो क्या होगा, 5 सी कैप। ठीक है ना, ये 1 मैग्नीट्यूड का है, 5 का बनाने के लिए उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब करो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर √10 आ गया। तो 3/√10 i प्लस 1/√10j, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15/√10i प्लस 5/√10j। ठीक है बच्चों, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, पीछे से चेक कर लेते हैं, बुक के पीछे से। के कैप नहीं आया इसमें, तो सही किया है हमने। उसने बस इसको वो किया हुआ है और सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और पीछे प्लस माइनस में लिखा हुआ है, प्लस माइनस आपको पहले भी बताया था, वो यूनिट वेक्टर दो होते हैं ना, एक ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ आता है, तो ये भी आप प्लस माइनस ले सकते हो। वैसे क्वेश्चन में लिखा वेक्टर है, फाइंड अ वेक्टर, पर हम तो दोनों ही दे देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो पढ़ो, इसको खुद पढ़ो, समझो। ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसके पैरेलल हो, तो ये भी बड़ा आसान हो गया। पहले हम ये प्रिपेयर करेंगे, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, करो बच्चों, इतना शुरू करो, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, करना शुरू करो। निकालो 2a माइनस बी प्लस 3c, इकट्ठा ही कर लो इन सबको। करना शुरू करते हैं। ए वेक्टर इज आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के कैप, तो हमें निकालना है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, जो कि आ जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही आ रहा है। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके अलोंग, तो कुछ नहीं करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको कोई और नाम देना है, आप नाम दे सकते हो आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 4 18 प्लस 4 √22 आ गया। तो यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो आर कैप हो गया, यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस इन सबको √22 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये सोचो, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या करते हैं हम, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एक को लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाते हैं दूसरे का। ठीक है, पहले यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो 2 वेक्टर तैयार करने पड़ेंगे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगी, इससे पहले तो हमने लाइंस को कोलिनियर दिखाया था, अब यहाँ पे पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है,
तो बात तो मैंने वही कही है, जैसे वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाते थे कि ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। लेकिन एक बात और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रूव कर पाएंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। और उसके बाद एक और शो करना है एंड रेशियो निकालना है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो ये तो आसान है बड़ा। ठीक है, पहले हम कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं। करना शुरू करो आप लोग भी बच्चे, पेन चलाओ मेरे साथ साथ, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर निकालो। चलो पहले तुम निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो, फिर हम कॉलिनियरिटी प्रूव करेंगे इन पॉइंट्स की। क्या आ रहे ए बी वेक्टर? 4i प्लस 2j प्लस 6k। और बी सी वेक्टर आ रहा है 6i प्लस 3j प्लस 9k। देखो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, अब यहाँ पे मैं आपको बात बता देती हूँ, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो मतलब दो तरीके होते हैं। एक तो प्रूफ कर सकते हैं, मान लो देखो जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए बी की लेंथ बी सी की लेंथ मिला के ए सी की लेंथ आ रही है। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल कंसेप्ट है समझने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि कोलिनियर प्रूफ है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ए बी की लेंथ मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड कम आउट टू बी इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक तो तरीका ये हो गया, ये तरीका भी हमने किया था पहले एक क्वेश्चन में। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। ये हमने कोलिनियर वेक्टर्स के लिए भी प्रूफ किया था। पहले कोलिनियर वेक्टर्स और कोलिनियर पॉइंट्स में फर्क समझो। कोलिनियर पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं एक लाइन के ऊपर, कोलिनियर वेक्टर्स लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, पैरेलल भी तो हो सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है, कोई एक और वेक्टर है, वो कोलिनियर है तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं। एक सी डी वेक्टर है, अगर मैं कहती हूँ ये कोलिनियर है, तो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो पैरेलल होते हैं। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, उल्टी पुल्टी डायरेक्शन हो सकती है, बस दे शुड बी पैरेलल और पैरेलल टू द सेम लाइन, ऐसे होता है। तो अब कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे हम एक बात और कहेंगे, हम कह देंगे कि ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है और साथ में एक पॉइंट कॉमन है, बी पॉइंट कॉमन है। तो पैरेलल अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है और उसमें मैं कह दूं ये एक पॉइंट कॉमन है, ये भी बी और ये भी बी है, समझ रहे हो बात? ये भी बी और ये भी बी है, तो इस चीज से आप क्या समझते हो कि वो ए बी डी कोलिनियर हो गए ना, वो दो लाइंस नहीं, वो एक ही लाइन है, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ना। कोलिनियर वेक्टर अगर ये ए बी और ये सी डी अलग अलग हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, लेकिन वहां पे मैं एक कंडीशन और लिख देती हूँ कि ये बी पॉइंट कॉमन है, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये फर्क है। तो अभी यहाँ पे मैं ए बी, आप चाहे तो इससे प्रूव कर सकते हो पहले वाला। इसमें आपको एक एक और ये और निकालना पड़ेगा, अभी मैंने खाली ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाला है ना, आपको ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। ए सी भी निकालोगे, ए सी वेक्टर निकालोगे पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड, इन सब के मैग्नीट्यूड्स निकालोगे। और इसके लिए अगर ये तरीका करोगे तो आप सिंपली पहले ये लिखोगे, देखो अब मैं यही वाला तरीका करके दिखा रही हूँ लैम्डा वाला, तो आप देख ही पा रहे हो, टू टाइम्स मल्टी, टू थर्ड है ये, है ना, टू थर्ड है। थ्री, 3/2 कह सकते हो। ए बी इज, है ना, हर किसी में ए बी बी सी में अगर 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, या 2/3, 2/3, टू थर्ड है ना, 6 में अगर 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आता जाएगा, टू थर्ड आ रहे हैं ये सारे।
तो लैम्डा हमारा यहाँ पे क्या हुआ 2/3। आ गया ये लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं कह दूंगी ए बी और बी सी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बट सिंस बी इज कॉमन, बी इज कॉमन पॉइंट, therefore A, B, C are collinear points। कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने के बाद आप ये बात भी लिखोगे कोलिनियर पॉइंट्स शो करने के लिए कि एक पॉइंट कॉमन है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये चीज आपकी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में भी है ये तरीका। मैं वही देख रही हूँ, अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं आपको अभी साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, कोई नहीं। नेक्स्ट चैप्टर भी तो इसका बड़ा भाई है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें उसकी भी मिक्स है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन निकाल लिया मैंने, लेकिन कंफ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। एक मिनट, क्या लिखा है किसी बच्चे ने चैट में? कितना टाइम रह गया? कम टाइम रह गया क्या? नहीं नहीं, रिजॉइन को तो रहने देना, फायदा नहीं है ना, सारे क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। बस चलो यही बात समझ लो अब तुम। तो ए बी सी पॉइंट्स हमें कोलिनियर प्रूफ करने हैं, यहाँ पे भी वही बात है। तो हमने क्या किया, माइनस करके वेक्टर्स निकाली, वेक्टर ही निकाले हुए हैं, एक भी हिसाब से वेक्टर नहीं निकाले। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ अपनी लैंग्वेज में भी कि उसको उस एग्जाम्पल से कंपेयर करो। देखो, बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए बी वेक्टर निकाला, ये ए बी वेक्टर ही निकाला हुआ है, मतलब जब अगला चैप्टर करोगे तो देखोगे ये डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। बी सी वेक्टर निकाल लिया, माइनस करके वही डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, दोनों वेक्टर्स निकालिए, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब वही लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो ए बी बी सी पैरेलल है, पैरेलल है, मतलब समझ रहे हो, ए बी और बी सी पैरेलल हो गए। लीनियर कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल हो गए। लेकिन पैरेलल के साथ साथ मैं ये भी कह देती हूँ एक पॉइंट कॉमन है उन दोनों में, यानी कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो ये फर्क है कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर वेक्टर्स में। कोलिनियर वेक्टर्स में खाली हम प्रोपोर्शनैलिटी तक प्रूव कर देंगे, और पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये भी बात हम जरूर लिखेंगे कि एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी तो है 10 मिनट। चलो, अभी तो है 10 मिनट। अब हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब ये सोचो पहले खुद कैसे करोगे। स्टार्ट कराती हूँ, चलो करना शुरू करो। हमें दिखाना है ए बी सी अब कोलिनियर हो गए, मान लो यहाँ पे फिगर दोबारा बना देती हूँ, ये ए बी सी अब ये कोलिनियर हो गए। अब हमें ये रेशियो निकालना है इन विच बी डिवाइड्स, लैम्डा नहीं लेते इसको, k:1 ले लेते हैं, रेशियो k:1 ले लेंगे। और ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1 -2 -8, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,0, -2, और ये है 11,3,7। अब ये रेशियो निकालना है, कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, याद है सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स का? देखो पहले इसको अपने आप देखो, क्योंकि मैं ही बताती जाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, पहले खुद दिमाग लगाओ, सोचो फॉर्मूला कैसा था, कैसे करना है। ऐसे करते थे ना, इनका इनका पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ कहीं ओ है, तो ए का पोजीशन वेक्टर के टाइम्स ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर शुड बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है,
तो मान लो यहाँ पे ये ओ हो गया, तो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया कुछ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर। सबके पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं हम। ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना के बता रही हूँ। ओ ए वेक्टर और नीचे क्या होता है, इनका सम के ले लो, के प्लस 1, क्योंकि लैम्डा हम ऊपर भी यूज कर चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हमने वो ले लिया, ठीक है। करो अब। ओ बी वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर थे तो 0 0 ही होता है ना, तो पोजीशन वेक्टर लोगे तो माइनस करोगे तो सेम ही आ जाएगा, 5i माइनस 2k। जे वाला तो 0 हो गया, 5i माइनस 2k दैट शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ओ सी वेक्टर, ऐसे ही 11i प्लस 3j प्लस 7k। ओ ए वेक्टर क्या होगा, i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन में के प्लस 1। अब ये सारा सॉल्व करो, के यहां से निकालो। कैसे निकालोगे के, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर बन जाएगा आपका, आई का कंपोनेंट अलग, जे का अलग, के का अलग अलग, ऐसे कर लेना सारा। नीचे के प्लस 1 कॉमन सबके नीचे आएगा, फिर आप दोनों साइड इक्वेट करोगे, आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट, तो वहां से के आएगा। इस के को के कैप से मत कंफ्यूज कर देना आप, ये के कैप तो अलग है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और ये के हमारा रेशियो वाला ले रखा है, ठीक है। करो, चलो इसको करो, कंप्लीट करो इसको अपने आप, और सो दैट कहीं दिक्कत लगती है तो मुझसे पूछो।